दोस्तों, द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स शायद फिजिक्स की हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल थियरी है। ये थियरी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ऐसे न्यूमेरिकल प्रिसीजन के साथ प्रेडिक्ट करती है जो किसी और ब्रांच ऑफ साइंस में देखने को नहीं मिलता, और ये ऑलमोस्ट अनफेडिंगली काम करती है। ये थियरी एक सिंगल इक्वेशन में इनकैप्सुलेटेड है जो कि द स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन के नाम से जानी जाती है। E=mc² के बाद ये शायद फिजिक्स की दूसरी सबसे फेमस इक्वेशन है। E=mc² की पॉपुलैरिटी उसकी ब्रेविटी और एलिगेंस की वजह से है। E=mc² को दोस्तों हम कम एरिया यानी कि कम वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन को कम एरिया यानी कि छोटे वर्ड्स में लिखना चाहिए तो ये थोड़ा मुश्किल बात है। लैग्रेंजियन मॉडल को कम एरिया में लिखने के लिए हमको इसको बहुत ज़्यादा कंडेंस करना पड़ेगा। अपनी फुल ग्लोरी में ये ना तो छोटी होती है और ना ही एलिगेंट, फिर भी ये मॉन्स्ट्रोसिटी E=mc² से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारी सब एटॉमिक वर्ल्ड की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझने की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं रिमेंबर करके कि स्टैंडर्ड मॉडल की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसाइट जो इस थ्योरी के फाउंडेशन में था वो ये था कि नेचर की सिमेट्रीज ही फंडामेंटल फोर्सेस को जन्म देती है। गेज इनवेरिएंस ये कहती है कि फिजिक्स के लॉज को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया के कुछ प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन या मेजर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एग्जिस्ट करें कि क्वांटम वेव फंक्शन का फेस फंडामेंटली अनमेजरेबल है तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन में एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये सच हो सके। और दोस्तों, वो टर्म एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकला। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है ये कहकर कि यूनिवर्स में एक स्पेसिफिक और रिलेटिवली सिंपल सिमेट्री है जिसे हम U1 सिमेट्री कहते हैं। दोस्तों, इस इनक्रेडिबल सक्सेस ने अगले कुछ डिकेड्स में काफ़ी फिजिसिस्ट को इंस्पायर किया कि वो ट्राई करें बाकी के फोर्सेस को भी गेज सिमेट्री से एक्सप्लेन कर सकें, और वो सक्सेसफुल भी रहे। वीक इंटरेक्शन अराइज होती है एक स्लाइटली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड SU2 सिमेट्री से, जबकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का रीजन एक SU3 सिमेट्री होता है। ये सिमेट्रीज भी इस फैक्ट से आती हैं कि वेव फंक्शन को अलग अलग तरीकों से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है बिना नेचर के लॉज को इफेक्ट किए। ये कहना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि एग्जैक्टली क्या डिस्टॉर्ट हो रहा है, जैसे कि U1 के फेस इनवेरिएंस के केस में होता है। दोस्तों, आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे ग्रेविटी का जिक्र नहीं किया। हम अभी भी उस पर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि उसका सिमेट्री से कोई लेना देना ना हो। ये एक अच्छा आइडिया है कि नेचर के सारे फोर्सेस एक ही अंडरलाइंग मैकेनिज्म से अराइज होते हैं, लेकिन कैसे आप वहाँ से एक एक्चुअल इक्वेशन तक जाते हो जो बताती है कि फोर्सेस कैसे बिहेव करते हैं, और कैसे आप सब कुछ एक सिंगल इक्वेशन स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन में रैप करते हो। ये सब कुछ इस लैग्रेंजियन के थ्रू पॉसिबल है। तो चलो इस पर बात करते हैं। ये सब पॉसिबल है एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट की वजह से, जिसे फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन कहते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि नेचर हमेशा ऐसे पाथ को चूज करता है जिसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, जिसे एक्शन कहते हैं, का रेट ऑफ चेंज मिनिमम हो जाता है। इस टेंडेंसी का यूज हम काफ़ी चीज़ों को समझने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो एक बॉल का पाथ हो जो हवा में ट्रेवल कर रही है, या दो क्वांटम पार्टिकल्स के इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो। लैग्रेंजियन इस एक्शन क्वांटिटी का वो पार्ट है जिससे हम एक्चुअल काम करते हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम क्वांटम स्टेट्स के स्पेस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन दोस्तों, क्लासिकल फिजिक्स के केस में ये सिंप्लीफाई हो जाता है बस काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी तक। लेकिन अगर हम सिस्टम का लैग्रेंजियन यूलर-लैग्रांज इक्वेशन में प्लग करते हैं तो रिजल्ट में हमें इक्वेशन मिलेगी जो बताएगी कि वो सिस्टम कैसे मूव करेगा और टाइम के साथ चेंज होगा। वैसे तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन लैग्रेंजियन बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि ये सिमेट्रीज का रिस्पेक्ट करता है। अगर हम जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं उसमें कोई स्पेसिफिक सिमेट्री हो तो सिस्टम का लैग्रेंजियन भी
वो सिमेट्री को फॉलो करेगा। और जब हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन लगाते हैं किसी लैग्रेंजियन पर जो कंटिन्यूस सिमेट्री रखता है, तो हम एक कंजर्व्ड क्वांटिटी डिस्कवर करते हैं, जैसे एनर्जी या मोमेंटम। और दोस्तों, इसी कंसेप्ट को हम नोदर्स थ्योरम कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर सिमेट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो लैग्रेंजियन को वेव फंक्शन के लिए फिगर आउट करना जरूरी है जो हमारे इंटरेस्ट की सिमेट्रीज को फॉलो करता है, और ये चीज स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन है। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि टेक्निकली ये एक लैग्रेंजियन नहीं बल्कि एक लैग्रेंजियन डेंसिटी है। लैग्रेंजियन डेंसिटी एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होता है रियल लैग्रेंजियन को डिस्क्राइब करने के लिए, जो पार्टिकल्स के बिहेवियर एक सर्टेन वॉल्यूम में डिफाइन करता है। हमें उस वॉल्यूम के अंदर इन्फिनिटली मैनी लैग्रेंजियन डेंसिटीज को ऐड करना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में लोग लैग्रेंजियन डेंसिटीज को भी लैग्रेंजियंस ही कहते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें कई अलग अलग टर्म्स होते हैं जो डिफरेंट वेज को अकाउंट करते हैं, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर और फोर्सेस इंटरेक्ट करते हैं, और ये टर्म्स एक्चुअली एक शॉर्ट हैंड है कई और चीज़ों के लिए। दोस्तों, उसमें घुसने से पहले चलो देखते हैं हमें क्या क्या डिस्क्राइब करना है। ये स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स और उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। जो सिमेट्रीज मैंने मेंशन की थी वो पार्टिकल्स को दो अलग अलग तरीके का स्पिन अलाउ करती है। ये या तो इंटीजर अमाउंट का स्पिन रख सकते हैं, जैसे 1, 2 या 3, या फिर ये 0 भी हो सकता है, या फिर ये हाफ इंटीजर अमाउंट का स्पिन रख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/2 या फिर 5/2। ये बात सामने आई है कि स्पिन ही डिसाइड करता है कि पार्टिकल्स का फंडामेंटल नेचर क्या होगा। क्या वो मैटर को रिप्रेजेंट करेगा या फिर फोर्स को। जो पार्टिकल्स हाफ इंटीजर स्पिन वाले होते हैं उन्हें फर्मियोन्स कहते हैं, और ये लिटरल सेंस में स्टफ है, यानी ये वही चीज़ें हैं जिनसे मैटर बना होता है। इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, न्यूट्रिनोस, ये सब अलग अलग तरह के फर्मियोन्स होते हैं। वही जो पार्टिकल्स इंटीजर स्पिन वाले होते हैं उन्हें बोसोन्स कहते हैं। ये एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसमिट करते हैं हर एक फोर्स की सिमेट्री के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन के कुछ पार्ट्स बोसोन्स को डील करते हैं, कुछ फर्मियोन्स को, और कुछ पार्ट्स जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है वो इन दोनों के बीच इंटरेक्शंस को हैंडल करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन का एक टूर करते हैं और देखते हैं ये सब किस बारे में है। सबसे पहला टर्म जो हम देखते हैं वो तो एब्स के साथ है, जिसे काइनेटिक टर्म कहते हैं। ये हमें बताता है कि बोसोन्स कैसे बिहेव करेंगे और कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सिर्फ इसके थ्रू हम एक ऐसे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें बिल्कुल मैटर नहीं होता। ये दो एफ्स एक्चुअली 3 क्वांटम फोर्सेस के अलग अलग इंटरेक्शन का शॉर्ट हैंड है। सबसे पहले है फोटोन फील्ड, जो यूजुअली एक कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है। ये वो फील्ड है जो ह्यूमन सिमेट्री को प्रिजर्व है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए और फोटोन के काइनेटिक टर्म ए फील्ड है। इन सिंपल वर्ड्स, ये हमें बताता है कि फोटोन्स की एनर्जी कैसे स्पेस और टाइम में चेंज होती है, और ये बात हर डेरिवेटिव के लिए ट्रू है जो हम यहाँ देखेंगे। ये हर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के एनालॉगस होते हैं स्पेस और टाइम की हर डायरेक्शन में। ये सिंबल्स ये तब जरूरी होते हैं जब हम फील्ड की काइनेटिक एनर्जी को हर डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। एक डायरेक्शन में फील्ड की काइनेटिक एनर्जी दूसरी डायरेक्शन में हो रही चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है, इसलिए हमें हर डायरेक्शन में फील्ड के डेरिवेटिव लेने पड़ते हैं। हर एक को अलग लिखने की जगह पर हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो बेसिकली ये दिखाते हैं पहले x, फिर y या फिर z और फिर t फॉर टाइम। ये इंडिसेस यहाँ बार बार आएंगे। जब भी तुम्हें ये दिखेंगे इसका मतलब है कि जो कुछ भी लिखा गया है उसे बार बार रिपीट किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन स्पेस टाइम की डायमेंशंस, चार्जेस के नंबर्स या डिफरेंट पार्टिकल्स के नंबर के हिसाब से। अब हम दूसरे 2 फोर्सेस के फील्ड्स के लिए भी कुछ सिमिलर करते हैं। हमें इनके काइनेटिक एनर्जी को भी हर डायरेक्शन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 फोटॉन्स पास आते हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे से पास हो जाएंगे, लेकिन अगर 2 ग्लूऑन्स पास आते हैं तो वो इंटरेक्ट करेंगे।
इस इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें काइनेटिक टर्म के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ता है। ये क्लासिकल लैग्रेंजियन से कनेक्शन दिखाता है जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोस्तों, जो हमें ये काफ़ी सारे इंडिसेस दिखेंगे ये SU3 के कॉम्प्लेक्स सिमेट्री से आए हैं और हर तरह के ग्लूऑन्स को अकाउंट करते हैं। वीक फोर्सेस के बोसॉन्स को भी ऐसा एक टर्म मिलता है, लेकिन उसका SU2 सिमेट्री अलग बिहेवियर शो करता है। वीक फोर्स का एक सेकंड काइनेटिक टर्म भी होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के काइनेटिक टर्म जैसा लगता है। ये इस बात का नतीजा है कि वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक टाइम पर एक ही फोर्स के कंपोनेंट थे। ये कॉम्प्लेक्स काइनेटिक टर्म्स को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि ये एप्रोप्रिएट एनर्जी यूनिट्स में कन्वर्ट हो सके या कुछ एनर्जी के करीब, क्योंकि यही लैग्रेंजियन की रिक्वायरमेंट होती है। ये सभी काइनेटिक टर्म्स एफ्स के थ्रू समराइज किए जाते हैं जो बोसॉन्स के मोशन और उनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अब चलो यूनिवर्स को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मैटर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सेकंड टर्म इन द लैग्रेंजियन रिप्रेजेंट करता है PSI सिंबल फर्मियोन्स फील्ड्स के वेव फंक्शन को दिखाता है। टेक्निकली 12 फील्ड्स होते हैं फॉर द 12 टाइप्स ऑफ फर्मियोन्स जो हम अब तक डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन हमने उन्हें एक सिंबल में कंप्रेस कर दिया है। अब चलो इस वियर्ड डी सिंबल को देखें। ये स्लैश एक शॉर्ट हैंड है जो रिचर्ड फेमन ने बनाया, क्योंकि वो हमेशा गामा डी लिख कर थक गए थे, जहाँ गामा एक सीरीज ऑफ मैट्रिसेस है जो इंश्योर करता है कि सब कुछ जनरल रिलेटिविटी के साथ कंप्लीट रहे। दोस्तों, ये डी दो पार्ट से बना हो। एक है डेरिवेटिव जिसे हमने पहले मेंशन किया है, जो कि फील्ड की एनर्जी को बताता है जब वो चेंज होती है, लेकिन इसके साथ एक और पार्ट होता है जो बोसॉन्स के फील्ड्स के साथ होता है। ये बताता है कि फर्मियोन्स कैसे उन फील्ड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो नेचर की सिमेट्रीज को प्रिजर्व करते हैं। ये वही हिस्सा है जो हमें बताता है कि मैटर और फोर्सेस कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जो पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ होते हैं वो श्रोडिंगर इक्वेशन में एडेड पीस के बराबर होते हैं, जो फेज इनवेरिएंस इंश्योर करता है। और अब फील्ड्स स्पीसीज ऐड कर अब हमें पीसीज भी ऐड पड़ेंगे। फील्ड्स के एक सिंबल होता है जो उस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने वाले चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, आइसोपेन, हाइपर चार्ज और कलर चार्ज। और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है उतने ज़्यादा इंडिसेस की ज़रूरत होती है। चार्जेस के साथ कपलिंग कांस्टेंट्स भी होते हैं जो हर इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है उतनी ज़्यादा इंडिसेस की ज़रूरत होती है। चार्जेस के साथ कपलिंग कांस्टेंट्स भी होते हैं जो हर इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर ये Hc का सिंबल दिखता है। मैं पहले आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये लैग्रेंजियन हंटेड है, इसमें घोस्ट्स है। ये ऐसे पार्टिकल्स के घोस्ट्स हैं जो मेजर नहीं किए जा सकते और ऐसे इंफिनिटीज के जो कोई सेंस नहीं बनाते। दोस्तों, लेकिन अगर आप एक कॉपी ऑफ द मैटर टर्म ऐड कर दो, लेकिन हर इमेजिनरी नंबर के आगे का साइन फ्लिप कर दो, तो ये प्रॉब्लमैटिक घोस्ट कैंसिल हो जाते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा फोर्स्ड लगता है और वैसे है भी। एक लैग्रेंजियन बिना घोस्ट के होता तो अच्छा होता और शायद फ्यूचर में हमारे पास हो भी, लेकिन तब तक ये प्रोसेस हमें एक ऐसी इक्वेशन देती है जो नेचर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है। दोस्तों, वैसे Hc का मतलब है हर्मिटियन कॉन्जुगेट, जो इमेजिनरी कंपोनेंट्स के साइज को फ्लिप करने का प्रोसेस होता है। जो पार्टिकल्स अब तक लैग्रेंजियन में डिस्क्राइब किए गए हैं वो मासलेस है। मास ऐड करने के लिए हमें हिग्स फील्ड की ज़रूरत होती है और बाकी लैग्रेंजियन इसी के साथ डील करते हैं। ये टर्म पहले वाले की तरह ही है, फर्मियोन्स का एक बोसोनिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन, लेकिन अब ये हिग्स फील्ड है जो फाई से रिप्रेजेंट किया गया है। वाई एक मैट्रिक्स है जिसमें हर अलग अलग फर्मियोन के मास स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन असल में पार्टिकल के मासेस को प्रेडिक्ट नहीं करती। ये अब तक एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। इसकी बजाय हमें
मासेस को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए मेजर करना पड़ता है और मैन्युअली इस मैट्रिक्स में डालना पड़ता है। और फिर से HC आ गया है, लेकिन इस बार हर्मिटियन कॉन्जुगेट हमें ये बताता है कि एंटी मैटर कैसे हिग्स फील्ड से मास लेता है, और ये तकरीबन वैसे ही होता है जैसे रेगुलर मैटर जितना हम अभी तक जानते हैं। अब हम बाकी लैग्रांजियन के पार्ट्स को थोड़ा फास्ट देखते हैं। एक और डेरिवेटिव है T, जो अब हिग्स फील्ड पे अप्लाई होता है। ये बताता है कि ये फील्ड कैसे स्पेस और टाइम में चेंज होता है और कैसे ये वीक फोर्सेस के मैसिव बोसॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है। आखिरी टर्म्स हिग्स फील्ड के पोटेंशियल को रेफर करती है। ये बाकी बोसॉन्स के कैनेटिक टर्म्स की तरह होती है, लेकिन ये सिर्फ हिग्स के लिए है। हिग्स के अपने अलग टर्म्स होते हैं क्योंकि ये स्पेशल और थोड़ा अजीब है। असल में ये टर्म हिग्स बोसॉन को डिस्क्राइब करता है। ये वो पार्टिकल था जिसको स्टैंडर्ड मॉडल ने लास्ट प्रेडिक्ट किया था और 10 साल पहले लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में डिस्कवर किया गया था। हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी ने स्टैंडर्ड मॉडल को कंप्लीट किया, वैसे ही जैसे हमने स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रांजियन को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब थोड़ा फन के लिए फुल लैग्रांजियन को अनस्क्वीज्ड फॉर्म में देखते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये काम करता है। दोस्तों, अगर आप पार्टिकल के वेव फंक्शन को इनपुट करते हैं, सही इंडिसेस सेट करते हैं और करेक्ट मासेस डालते हैं, तो पूरे यूनिवर्स में किसी भी नॉन पार्टिकल का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल नॉन पार्टिकल होना चाहिए। ऐसा पार्टिकल हो सकता है जो स्टैंडर्ड मॉडल या उसके लैग्रेंजियन में कवर्ड नहीं है। असल में शायद ऐसे पार्टिकल्स जरूर है। एग्जाम्पल के लिए जो भी डार्क मैटर को बनाते हैं। और भी कई मिस्ट्रीज है जो ये एक्सप्लेन नहीं करता। ये हमें ये नहीं बताता कि नेचर कैसे अलग अलग पार्टिकल के मासेस को सिलेक्ट करता है, या फिर कपलिंग स्ट्रेंथ जैसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को कैसे चूज करती है, जिसे हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। और ये डार्क एनर्जी या डार्क मैटर एंटी मैटर इम्बैलेंस को भी एक्सप्लेन नहीं करता, अमोंग अदर चीज़ें। और ये थोड़ा मैसी भी है। कई फिजिसिस्ट को लगता है कि जो इक्वेशन सब कुछ एक्सप्लेन करती है, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो E = mc² जितनी एलिगेंट होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन फिजिक्स के लिए एक इंसान विक्ट्री है। ये सब एटॉमिक वर्ल्ड के बिहेवियर को बहुत ही एक्सैक्ट प्रिसीजन के साथ प्रेडिक्ट करती है, और फिजिसिस्ट के लिए ऐसे सिचुएशंस ढूंढना मुश्किल हो रहा है जहाँ पे ये फेल हो जाए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन के प्रेडिक्शन में कोई छोटी सी ग्लिच ही होगी जो हमें एक ऐसी इक्वेशन तक ले जा सके जिससे हम स्टैंडर्ड लैग्रेंजियन को एक छोटे फॉर्मेट में लिख सके, और साथ ही स्पेस टाइम के मैकेनिज्म का डीपर डिस्क्रिप्शन दे सके। दोस्तों, अगर आप किसी और ऐसी इक्वेशन के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए भी दोस्तों कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।